अब उत्तराखंड के लोग 1905 नंबर पर फोन करके अपनी शिकायतें सीधे सीएमओ तक पहुंचा सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि हर बैठक में इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है और इसमें L1, L2, L3 और L4 की कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें शिकायत मिलने पर उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल 1905 सरकार की एक बहुत बड़ी कोशिश है, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा और उन्हें घर बैठे तमाम सुविधाएं सरकार द्वारा मिल सकेगी। आदमी की शिकायत का समाधान होने तक सीएमओ से उसका अपडेट लिया जाता रहेगा। हर बार हम लोग इसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि अगली बैठक में हम क्या करने वाले हैं, कितने लोगों से हम बात करने वाले हैं। हमारे L1 और L2 जो प्राथमिक रूप से जिनके पास सबसे पहले शिकायत जाती है, उन्होंने क्या 100% लोगों से बात की है कि नहीं की है। L2 के जो लोग हैं, उसके ऊपर के जो अधिकारीगण हैं, उन्होंने 15% लोगों से बात की है कि नहीं की है। विभागाध्यक्ष और सचिव जो L3 और L4 के स्तर पर आते हैं, उन्होंने जो साप्ताहिक रूप से और पाक्षिक रूप से उसकी समीक्षा करी है कि नहीं करी है, उन सब पर करेंगे, क्योंकि 1905 ये हमारा एक ऐसा माध्यम है, इसके माध्यम से हम चीज़ों को सरलीकरण और समाधान की ओर ले जाना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को सुविधा मिले, उनके घर में बैठे ही उनकी शिकायतों का निस्तारण हो। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कई नेताओं के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के आवास पर बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में सभी प्रदेश सांसद शामिल हुए। इस दौरान महाजनसंपर्क अभियान को लेकर भी चर्चा की गई। संगठन महामंत्री अजय कुमार भी बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड परिषदीय परीक्षा 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके शिक्षित और सभ्य मानव संसाधन पर निर्भर करती है। आज के बच्चे भविष्य के नागरिक हैं, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे किस प्रकार की शिक्षा एवं संस्कार से जुड़े हैं। छात्रों के भविष्य के मामले में प्रदेश एवं देश का उत्तरदायित्व लेना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश में युवा पीढ़ी न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में पहली बार मेधावियों को सम्मान देने का कार्य मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। राज्य सरकार छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए समर्पित सरकार है। कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करते हुए दिए गए बयान पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष करण महारा ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने वीडियो देखे बिना नाराजगी व्यक्त की और जिन्होंने वीडियो देखने के बाद नाराजगी व्यक्त की, उन सभी से मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी मंशा किसी का हृदय दुखाने की नहीं थी और मेरे मुंह से हम की जगह तुम निकल गया। उन्होंने कहा कि मेरे बयान से वे लोग गुफा से बाहर निकल आए हैं जो अंकिता मर्डर के बाद गुफा में छिप गए थे। उन्होंने कहा कि अंकिता मर्डर के लिए वह एक दिन का उपवास रखेंगे। उपवास में क्षमा मांगना चाहता हूं। एक तो जिन्होंने पूरी वीडियो देखे बिना नाराजी है और वीडियो देखने के बाद भी जिनको नाराजी होगी उनसे मैं माफी भी मांगूंगा, क्योंकि मेरा मंतव्य किसी का हृदय दुखाना नहीं है। दूसरा, मैं इसलिए भी उपवास करूंगा कि मुझे प्रायश्चित है कि मेरी एक छोटी सी त्रुटि या शब्द हम की जगह तुम कहने से ऐसे लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल गया जो गुफा में छिप गए थे अंकिता मर्डर केस के बाद, जो बाहर नहीं निकल रहे थे। जो एक बीजेपी की बहन जो ऋषिकेश किया, उसके माफी मांगने में, उसके ये कहने में भी अंकिता को न्याय मिलना चाहिए जिन्होंने उसका निष्कासन किया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बद्रीनाथ धाम को लेकर दिए गए बयान पर सतपाल महाराज हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि मौर्य को इतिहास की जानकारी नहीं है। महाराज ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि बद्रीनाथ धाम तब से अस्तित्व में है जब से बौद्ध धर्म था भी नहीं।
उन्होंने कहा कि वे सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि बद्रीनाथ धाम सनातन संस्कृति का बहुत पुरातन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ये उस समय का मंदिर है जब बौद्ध धर्म नहीं था, महात्मा बुद्ध पैदा नहीं हुए थे, तो सतयुग कालीन ये मंदिर माना जाता है। तो ये बौद्ध मठ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उससे पहले का ये था। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर आक्रमण होते रहे और आक्रमण के कारण कई हमारे उत्तराखंड के मंदिरों में बौद्ध की मूर्ति रखी गई, पर हमारे ये धाम जो है सनातन धाम है, उस समय बौद्ध धर्म नहीं था। बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में इस साल अब तक 30,546 वीआईपी और वीवीआईपी ने दर्शन किए हैं। इससे बीकेटीसी को ₹91,63,800 प्राप्त हुए हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष की माने तो इस साल 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक 8,198 विशिष्ट एवं अति विशिष्ट और उनके साथ आए श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इससे बीकेटीसी को 24,59,400 रुपए का लाभ हुआ है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद वहां अभी तक 22,348 लोगों ने दर्शन किए। इससे बीकेटीसी को 67,04,400 रुपए प्राप्त हुए हैं। यात्रा काल प्रारंभ होने से पूर्व हमने देश के 4 प्रमुख मंदिरों में अपने 4 अध्ययन दल भेजे थे, जिन्होंने वहां पर मंदिरों के प्रबंधन की व्यवस्थाओं का परीक्षण किया, जायजा लिया था। उस आधार पर उन्होंने अपनी संस्तुतियां, सुझाव हमको दिए थे, जिसमें एक सुझाव ये भी था कि जो भी वीआईपी, वीवीआईपी और उनके संदर्भों से जो भी लोग दर्शनों के लिए पहुंचते हैं तो उनसे शुल्क लिया जाना चाहिए। इस क्रम में हमने इस वर्ष यात्रा काल में जो भी वीआईपी, वीवीआईपी, वीवीआईपी जो भी यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचते हैं उनसे 300 रुपया प्रति व्यक्ति शुल्क निर्धारित। देहरादून आरटीओ ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ई रिक्शा संचालकों पर शिकंजा कसा है। दरअसल देहरादून शहर के कई मुख्य मार्गों पर आरटीओ की 5 टीमें और 4 बाइक स्क्वाड तैनात थे, जिन्होंने बिना लाइसेंस, बिना फिटनेस, बिना सर्टिफिकेट और बिना टैक्स जमा कराए वाहन संचालकों पर कठोर कार्रवाई की है। इस दौरान आरटीओ द्वारा लगभग 100 वाहनों के चालान काटे गए हैं, साथ ही 30 ई रिक्शा भी सीज किए गए हैं। कई क्वार्टर से आम पब्लिक से भी हमें सुनने को मिलता है कि ई रिक्शा की संख्या काफ़ी ज़्यादा शहर में बढ़ गई है। कई जगह ट्रैफिक जाम लगता उनसे है और कई लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होने की शिकायत हुई है या किराया ज़्यादा लेने की शिकायत है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने हमारे संज्ञान में पहले आ चुका है। हम लोग अभियान चलाते रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने अभियान का स्तर बढ़ा दिया है। ज़्यादा टीमें लगाई हैं, 5 टीमें हमारी लगी हुई हैं, 4 बाइक स्क्वाड्स को भी लगाया है। एक जैसे दिखाया तो 9 टीमें लगी हुई है हमारे यहाँ पूरे शहर में। और अभी तक तो जो अभियान चलता रहा है उसको हम लोग और भी बढ़ाने वाले हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा बदलाव निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। अल्मोड़ा के सल्ट स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मझौड़ में न्याय पंचायत स्तरीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना का शुभारंभ प्रभारी प्रधानाचार्य जीडी बुघोड़ी ने किया। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना की खेल प्रतियोगिता में 4 टीमें शामिल हुई। इस मौके पर ललित सिंह रावत, सुखविंदर सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। जिसमें पूरे तल्ला सल्ट के खेल प्रतियोगिताओं ने भाग लिया और उसमें राजकीय इंटर कॉलेज मचौड़ और राजकीय इंटर कॉलेज तया भंडारकोला, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनवाजखौन और उच्च प्राथमिक विद्यालय डबरा सोलाल ने भाग लिया। और वहाँ के सभी व्यायाम शिक्षक और खेल प्रभारी ने वहाँ पर अपने छात्र छात्राओं को ला करके और खेल प्रतियोगिता में विशेष रूप से भागीदारी करी। जबकि मौसम भी खराब था, मौसम खराब होने के बावजूद भी वहाँ पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का समापन होना है। देहरादून में धीरे धीरे डेंगू रोग अपने पैर पसार रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी सजग हो गया है, परंतु सब जगह जल भराव के कारण उससे निपटना मुश्किल दिखाई दे रहा है। कोरोनेशन अस्पताल की सीएमएस शिखा जंगपांगी ने बताया कि उनके यहां 30 बेड डेंगू के लिए आरक्षित रखे गए हैं और इमरजेंसी के लिए और बेड की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही तमाम दवाइयां उपलब्ध हैं और डॉक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि
किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। हालांकि उनके यहां केवल 7 डेंगू के मरीज एडमिट हुए हैं और कुछ मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। चमोली के विकास खंड पोखरी में मिनी स्टेडियम में 10 दिवसीय शिव महापुराण का समापन हुआ। बाला सुंदरी संस्था के सौजन्य से शिव महापुराण का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें कथावाचक आचार्य दीपक सती के मुखारबिंद से सभी भक्तों ने कथा का श्रवण किया। जबकि इससे पहले इसमें शिव पार्वती विवाह, जल कलश यात्रा व कथा का मुख्य आकर्षण केंद्र रहा। मात्य जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी। ग्रामीण क्षेत्र के बंद पड़े मकानों में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पौड़ी कोतवाली क्षेत्र के गगवाड़ा गांव में चोरों ने एक बंद पड़े घर का ताला तोड़ दिया। भवन स्वामी का कहना है कि चोरों ने लाखों रुपए के सोने के सामान चुरा लिए हैं। उन्होंने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा करने की मांग की है। चोरी का जो माल है वो लगभग 3 तोले लगभग का मेरी वाइफ का लॉकेट है, जो कि मेरी माँ का पुश्तैनी जो मेरी माँ पहनती थी, जिसको उसने मेरी माँ ने मेरी वाइफ को आशीर्वाद स्वरूप दे रखा था। मेरी माँ के पुराने कुंडल थे, मेरी माँ के टॉप्स थे और मेरी माँ के हाथ की अंगूठी थी, मेरी घड़ी है, मेरे पैसे हैं लगभग 15-20 हजार रुपए लगभग वो निकल गए हैं। बाकी छोटे मोटे का तो मुझे पता भी नहीं, क्योंकि हमारे भगवती के मंदिर से, हमारे पितरों के मंदिर से भी चांदी के छत्र भी शायद मेरे ख्याल से चोरी हो रखे होंगे। हैं जो खाली हैं, इसमें भी जो घर के जो मालिक थे वो देहरादून जा रखे थे। तो इस संदर्भ में मैं आम जनता से भी अपील करूंगी कि जब वो अपना घर बंद करके लंबे समय के लिए कहीं जाते हैं तो जो थाना है, जो चौकी है, वहां जरूर सूचित करके जाएं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने खासा बवाल खड़ा कर दिया है। मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को 8वीं सदी से पूर्व बौद्ध मठ बताया है। मौर्य के इस बयान को लेकर सनातनियों में आक्रोश पैदा हो गया है। मौर्य के इस बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करते हुए कहा कि ये उनके मानसिक दिवालियापन का परिणाम है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम का जिक्र आदिकाल से बद्रिकाश्रम के रूप में हमारे शास्त्रों पुराणों में होता रहा है। सपा नेता की मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। आप जानते हैं कि आदिकाल से बद्रीनाथ जी, बद्रिकाश्रम का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है। देखिए, बैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए नगर निगम लगातार हाउस टैक्स वसूलने का कार्य कर रहा है। कुछ ऐसे बकायादार हैं जो अपना हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, उन पर भी अब नगर निगम सख्ती करने जा रहा है। नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि हाउस टैक्स इकट्ठा करने के लिए 75 करोड़ टारगेट रखा है। पिछली बार 52 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूल किए गए थे, लेकिन अभी तक 23 करोड़ रुपए हमने टैक्स के रूप में वसूले हैं। पूरे शहर में 60 से 70% लोग टैक्स देते हैं। इस बार हमने लक्ष्य रखा है 75 करोड़ रुपए। पिछली बार हमने 52 करोड़ रुपए जो है, 50 करोड़ लक्ष्य था, 52 करोड़ हमारा टैक्स के रूप में आया था। इस बार हमारा 75 करोड़ का लक्ष्य है। और अभी तक जो है, जो हमारा अप्रैल माह में हमारा 12 करोड़ का टैक्स हमने इसमें जमा किया था, क्योंकि अप्रैल में जो है उसमें 25% की छूट होती है, 20% प्लस 5%। अब आज तारीख तक जो है हमारा 23 करोड़ रुपए हमने टैक्स के रूप में जो है वसूल। कपकोट थाना पुलिस ने 963 ग्राम अवैध चरस के साथ देहरादून निवासी 5 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है।
बदमाशों से एक इनोवा कार भी जब्त की गई है, उसे भी पुलिस ने सीज किया है। एसपी बागेश्वर अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि थानाध्यक्ष कपकोट द्वारा रूटीन चेकिंग के दौरान खाईबगड़ नया सरयू पुल के पास देहरादून नंबर की इनोवा कार को शक के आधार पर रोका गया। चेकिंग के दौरान इनोवा कार में सवार देहरादून निवासी कुलदीप, प्रिंस, मनीष, पंकज, कृष्ण को कुल 963 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।